मेरे ससुर एक गरीब लड़की को काम करने के लिए हमारे घर ले आए। वह लड़की बहुत खूबसूरत और जवान थी। कम से कम फ्री होकर मेरे ससुर के कमरे में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती। एक दिन मेरे पति ने बदनामी के डर से तंग आकर उस लड़की को घर से निकाल दिया। तब मेरे ससुर ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया और उस लड़की को दोबारा घर में वापस बुला लिया। मुझे दाल में कुछ काला लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस लड़की के कपड़े पहनकर अपने ससुर के कमरे में जाके देखूं। फिर मैंने ऐसा ही किया और जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे साथ मेरा नाम रेखा है। हम सब लोग एक ही घर में रहते थे और यह मेरे पति का खानदानी घर था। मेरे घर में मेरे पति और उनका एक भाई था, लेकिन मेरे देवर की एक दुर्घटना में से मृत्यु हो चुकी थी और अब मेरे पति और ससुर ही थे और मेरे घर में मेरे ससुर का सिक्का चलता था। घर में दौलत पैसा नौकर जाकर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक नौकरानी, सब उसका नाम रानी था। असल में उसका असली नाम सोनम था, लेकिन वह कहती थी कि मेरी खूबसूरती और अच्छी लड़की पर सोनम नाम शोभा देते हैं, इसलिए मेरा नाम रानी रख लिया था। तो वह एक नौकरानी, लेकिन उसके भाव किसी महारानी से कम नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि मेरे ससुर ने उसे सर पर चढ़ा रखा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वह मेरे ससुर की चहेती थी, उनका सारा काम वही करती थी। मेरे ससुर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे तो उनको खाना पिलाना, दवाई देना, उनका सारा काम वही करती थी। यहाँ तक कि उनकी टांगे दबाना, उनके कमरे की सफाई करना वही करती थी। और जब वे अकेले होते तो उन्हें सारी बातें ही करती थी। यह सब काम उसी के थे। शाम के कहते हैं कि तुम लोगों के आने का क्या फ़ायदा, जब तुम जो काम वह नौकरानी कर रही है तो वह तुम लोगों को करने चाहिए। अपने ससुर की देखभाल, उनका ख्याल रखना, खाना पीना, यह सब तुम पीना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने अपने आप से फुर्सत ही नहीं मिलती। कल जब वह इस दुनिया से चले जाएंगे तो सारी दौलत पैसा उसके नाम कर देंगे, फिर मुंह देखते रहना। मेरे देवर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मैं अपने पीछे अपने 3 बेटे छोड़ गया था और हमारा कोई बेटा नहीं था। इसलिए मेरे पति को चिंता रहती थी कि सारी की दौलत उन्हें बढ़ जाएगी, हमें क्या मिलेगा। हमें तो सिर्फ चंद रुपया मिल जाएंगे और वह भी बेटियों की शादी में खर्च हो जाएंगे। इसलिए मेरे पति मुझे हमेशा यही कहते थे, अपने ससुर के पास बैठो, उनका दिल जीतने की कोशिश करो। लेकिन जब मैं और मेरी बेटियां उनके साथ बैठती तो हमारा दिल नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, किसी को पहचानते भी नहीं थे। अब भला ऐसे इंसान से क्या कोई बात करे, और बहुत अजीब बातें कहते थे। रानी उनके साथ बैठकर बहुत खुश होती। जब वह उनके कमरे में होती तो हंसने की आवाज़ आती थी। हर समय उसके पास पैसे होते थे। एक दिन मैंने अचानक अपने ससुर के कमरे में जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। ससुर जी के हाथ में बहुत सारे पैसे थे और वह रानी को दे रहे थे। मैंने कहा, यह सब क्या चल रहा है? आप इतने पैसे इसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वह पैसे कम से कम 50,000 होंगे। तो उन्होंने कहा, यह इसकी पगार है। मैं भी मौके का चौका मारा और पैसे मांग लिए। कहा कि मुझे भी पैसे चाहिए, कोई और ही पूरी कर रहा है। मैं गुस्से में कमरे से बाहर आ गई और पति से टकराई। तो पति बोला, क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह घूम रही हो? मैंने उन्हें सारा मामला बताया। वह हैरान रह गया और मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने सच में उनका इतने पैसे देते हुए देखा है? मैंने कहा, हाँ। क्या मैं आपसे झूठ कहूँगी? तुम मेरे पति कहने लगे, अभी तो तनख्वाह टाइम नहीं है, आज 15 तारीख है। हम बीच में किसी नौकर को कोई पैसा नहीं देते, और वैसे भी सारे नौकरों में खुद अपने हाथ से तनख्वाह देता हूँ, और रानी की तनख्वाह तो सिर्फ 20,000 है। मेरे पति गुस्से में ससुर के कमरे में चले गए और पूछने लगे कि आपने रानी पैसे क्यों दिए? तो उन्होंने बताया कि रानी की बहन बीमार थी, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब क्या मैं अपने पैसे में किसी की मदद भी ना कर सकता? इसके लिए भी क्या तुमसे पूछना पड़ेगा? और वैसे ही मैं इतना बीमार रहता हूँ, न जाने कब मर जाऊँ। मैं चाहता हूँ जाते जाते कुछ नहीं कर लूँ तो मैं पुण्य ही मालूम हो, ऊपर जाकर मेरे काम आए। तो लोग क्या चाहते हो, यह पैसा मैं तुम्हें दे दूँ, क्या फ़ायदा है तुम लोगों का? ना तुम मेरे पास बैठते हो, ना मुझसे मेरी तबीयत पूछते हो, और ना मेरा ध्यान रखते हो कि तो जान जाती है मेरा कुछ काम करने में, तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पति को बहुत अफसोस हुआ और फिर मुझे गुस्से से बोले कि आगे से पिताजी के कमरे में जाकर कोई फालतू बात मत करना। यह कहकर कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद मेरे पति ने मुझे एक और बात बताई
और कहा कि तुम्हें मेरी बात सुनकर घर के बहुत चौकन्ना रहना है। जिसे सुनकर मेरा होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि रानी पिताजी के साथ कोई चक्कर चला रही है। वह झूठ बोलकर पिताजी के पैसे ले लेती है। कल जब मैं बाहर जा रहा था तो मुझे रानी का भाई, मैंने उससे पूछा तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है। उसने मुझसे कहा कि मेरी कौन सी बहन, मेरी तो एक ही बहन है जो आपके घर काम किया करती है और वह तो बिल्कुल ठीक है। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने अपनी बहन की बीमारी का झूठ बोला और वह बहन जो है ही नहीं। पति ने कहा यह लड़की बहुत चालाक है, इसलिए तुम्हें यह सब बता रहा हूँ। तुम उसकी तरफ से होशियार रहना और उस पर नज़र भी रखना। एक दिन मेरे दोस्त घर पर आई। मेरी दोस्त अक्सर मेरे घर आती जाती रहती थी, क्योंकि हमारे घर के पैसों की कमी नहीं थी। शायद इसी वजह से वह मुझसे दोस्ती भी ज़्यादा रखती थी, क्योंकि उन्हें मेरे घर अच्छा खाना मिलता था और चीज़ भी मिलती थी। और उनका की नौकरी को देखकर यह कौन है, वह कहने लगी कैसी बातें कर रही हो, यह नौकरानी है। इसने जो सूट पहना है कम से कम 10,000 का है। मैंने कहा क्या कह रही हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल, यही सूट मेरी एक भाभी भी लाई है और यह आजकल बहुत चल रहा है। बहुत कम लोग इतना महंगा सूट खरीदते हैं और तुम्हारी नौकरानी ने इतना महंगा सूट पहना है और तुम्हें पता ही नहीं, यह सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए था। मुझे उन जलन होने लगी। और मेरे घर की नौकरानी इतना महंगा सूट पहन कर रखी है, यह सारे घर में ऐसे फिरती है जैसे घर की मालकिन यही हो और घर का कोई भी काम नहीं करती है। उसे सिर्फ खाना बनाने को कहा जाता है, क्योंकि वह खाना अच्छा बनाती है। उसे सिर्फ किचन में काम ही करने होते हैं। वह खाना बनाते ही ससुर के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वह ससुर के कमरे में बैठी थी और कमरे में हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैं जाकर बोली जरा मैं भी तो बात सुनूं, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है। कहीं ससुर उस पर नोटों की बारिश तो नहीं कर रहे। मुझे दरवाज़ा खटखटाया तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ की मालकिन थी। मेरा अपना घर था, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझसे दरवाज़ा नहीं खुला। वह लोग अंदर हंसने के खूब खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुरंत अपने पति को कॉल करके यह सब बातें बताया। यह सुनकर मेरे पति भी हैरान रह गए और कहने लगे पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। कहीं यह लड़की हमें किसी केस में ना फंसा दे। यह लड़की तो दिन ब दिन पिताजी के करीब होती जा रही थी। इसके तौर तरीके, इसके घर में रहने का अंदाज कुछ तो है जो हमें पता नहीं है। यह सारे घर में मालकिन बनी घूमती है। अब तो यह हमारी बात भी नहीं मानती सुनती। इससे कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से इसको हमसे कोई डर नहीं रहा। एक दिन मैं अपनी और बेटी को खाना खिला रही थी, अचानक मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। रानी से कहा रानी यह सब साफ कर दो। वह खाना बना रही थी तो उसने मुझसे कहा मैडम खुद ही साफ कर लो, इतना बड़ा तो काम नहीं है। और मैं उसकी सूरत देखती रही। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा नौकर ही नौकर बनकर हमारे सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हें यह काम के लिए रखा है जिससे तुम्हें पैसे मिलते हैं, समझी। कपड़ा उठाओ और यह साफ करो। उस पर उसने मुझसे कहा कि खाना बना रही हूँ, मुझे पहले खाना बनाना है और वैसे भी जो आपने गिराया है उसे आप ही साफ करें। उसमें मेरी जिद करनी शुरू कर दी। उसने यह साफ नहीं किया। हमारी आवाज़ सुनकर माली बाबा अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि हम लोग सफाई पर लड़ रहे हैं तो उन्होंने वह सफाई किया, हालांकि वह उनका काम नहीं था। मैंने अपने पति को कॉल करके सब बातें बताई। उसने भी साफ नहीं किया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने अपने पति से कहा हम इसे काम से निकाल देते हैं। वह बोले ठीक कहती हो, इससे पहले कोई मुसीबत आए इसे काम से निकाल देते हैं। उसे फिर घर आकर उसको इस माह और अगले माह की खड़ी और तुम इस काम से मत आना। लेकिन वह घर से जाने के बजाय ससुर जी के कमरे में जाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे मना कर दिया, कह दिया वह सो रहे हैं जबकि वह जाग रहे थे। उसने कहा मेरा सामान वहाँ पड़ा है, मैं ले जाऊँ। मैंने कहा उसे बताओ क्या सामान है, तो मैं उसे मना कर दिया। वह खुद पिताजी के पास जाना चाहती थी, लेकिन वह पति पत्नी को उसकी चालाकी का पता था, इसलिए हम सामने खड़े रहे। मैंने उससे कहा अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। वह चली गई। उसके जाते ही मैं सूख का सांस लिया और सोचा कि यह काम हम पहले क्यों नहीं किया। उस लड़के से हमारा कोई रिश्ता नहीं था और ना ही वह हमारी कोई रिश्तेदार थी जिसके घर में निकलने के लिए हमने सोचना पड़ता या कोई चाल चलनी पड़ती। वैसे भी नौकर तो आते जाते रहते हैं। मेरे पति ने कहा कि और नौकरानी का इंतजाम कर लूँगा जो खाना बनाया करेगी और किसी उम्र दराज औरत को
काम पर रखेगा, जिसका काम सिर्फ खाना बनाना होगा। घर से रानी को निकालकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी रानी को गए हुए कुछ ही दिन हो चुके थे कि अचानक रात में ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पति ने कहा शायद इसका समय आ गया है, जल्दी से सब आ जाओ। हम सब लोग ससुर जी के पास गए, उन्हें सिहराने बैठ गए। वह बहुत रो रहे थे, जैसे उन्हें कहीं दर्द हो रहा है। मेरे पति ने पूछा, पिताजी क्या हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर को भी बुला लिया। देवर के बच्चे भी वहीं थे, तब उनको देख रहे थे, उनकी हालात पर अफसोस कर रहे थे, लेकिन उनके आसपास बैठे सब हैरान रह गए जब उन्होंने पूछा कि रानी कहाँ है। एक बार रानी को भी पूछ रहे थे, रानी कहाँ है, रानी को बुलाओ। हम सब खामोश हो गए। देवरानी ने कहा, रानी कहाँ है भाभी, इस समय तो वह घर पे नहीं होती है। तब मेरे पति ने बताया कि उसे काम से निकाल दिया। मेरे पति का इतना कहना था कि ससुर जी ने उनका कपड़ा पकड़ लिया और कहने लगे, पूछ कर तुमने उसको काम से निकाला। हम सब लोग हैरान रह गए कि आपको कोई मसला है। तो डॉक्टर को बताइए रानी से आपको क्या काम है। वह कहने लगे, मुझे डॉक्टर की नहीं रानी की ज़रूरत है। यह सुनकर सबने अपने कान बंद कर लिए कि ससुर जी किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मरता क्या करता। रात के 12 बज रहे थे और उन्होंने शोर मचा रखा था कि रानी को बुलाओ। मजबूरन मेरे पति को रानी को लेने जाना पड़ा। तो उसको उसके घर से लेकर आए। पता ने बताया, रानी की बहुत नाटक कर रही थी और मुझे अपने तेवर दिखा रही थी। कह रही थी, जब तुम्हारा बाप मर रहा है तो मुझे लेने आ रहे हो। उसे दिन मिलने से नहीं दिया, जैसे तैसे करके आई है। उसका आना था कि बिल्कुल ठीक हो गए। वह ससुर का हाथ पकड़कर बैठ गई। यह सब घर वाले हैरान रह गए देखकर। वह कहने लगे, इसे घर से निकालो। मेरे पति ने कहा, इसलिए मैंने इसको घर से निकाला था, लेकिन तुम सब ने देखा ही क्या हुआ। अब तुम लोग बताओ, अब क्या करना चाहिए। मैं तो परेशान हो गया। इन सब से मेरे पति ने ऐसा कहा कि ससुर जी उसको घूरने लगे। वह उन्हें देख रहे थे जैसे उसका खून कर देगी। रानी के चेहरे का मुस्कान थी, वह बहुत खुश थी। ससुर ने फौरन रानी के हाथ से पैसे रखे और कहा, तुम्हारा रोजगार कोई बंद नहीं कर सकता। मैं यही हूँ, अभी मरा नहीं हूँ, और जो लोग ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं वह लोग सुन लें, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। अब तो पानी सर से ऊपर हो रहा था। यह सब घर वालों को पता चल गया था कि घर में क्या हो रहा है। अब सब जानते थे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक लड़के के एक बूढ़े और बीमार आदमी के करीब होना जो कि तकलीफ भी है। मैंने सबको बताया कि जब रानी कमरे में जाती है तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। सब लोगों के अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहा कि आप इस दुनिया से जाते जाते हमें बदनाम कर ही जाएंगे। दरवाज़ा बंद करने का क्या मतलब है। पति ने कहा, तुम सब मिलकर मेरी मदद करो। मैं जो कर सकता हूँ मैंने कर लिया। मैं मुस्कुराते हुए, आंखों में जीत की खुशी क्योंकि शायद उस पर आ गई थी। उसे यहाँ जाने की कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब मामला मैंने अपने हाथों में ले लिया। मैंने सोच लिया कि मैं देखूंगी। मैं रानी के कपड़े चुरा लिया। मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में एक प्लान बन चुका था, लेकिन मुझे यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए थी। उनको बताती तो वह मुझे ऐसा करने में घर का मसाला हल नहीं हो चाहती थी। रानी किचन में खाना बना रही थी। मैंने चुपके से जाकर किचन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और माली बाबा से कहा कि कोई यह दरवाज़ा ना खोले जब तक मैं ना कहूँ। माली बाबा मेरी बात मानते थे। वह शुरू से ही हमारे घर में काम करते थे। मैं रानी के कपड़े पहनकर ससुर जी के कमरे में चली गई। मैं दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लिया। वह मुझे देखकर समझ कि रानी आ गई। मैं दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। ससुर ने कहा, यह क्या, आज तो तुम दुल्हन बनकर आई हो, क्या हो गया तुम्हें। तो मैं आगे से अपना सर हिला दिया। बोले, अच्छा, आज तुम दुल्हन हो, दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही हो। मैं जाकर अपने पैरों के से पास पलंग पर बैठ गई। उसके बाद जो हुआ, मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की, शुभम की दुल्हन होना तुम, और शुभम बहुत जल्दी आ जाएगा, फिर मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा और इस दुनिया से जाऊंगा। शुभम और कोई नहीं, मेरे देवर का बेटा था, और शायद उन दोनों का चक्कर चल रहा था। और यह बात ससुर जी को पता थी कि रानी सच में इस घर की रानी बनने वाली है, यानी इस खानदान की बहू बनने वाली है। और अब मैं क्या करती। मैंने कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं आवाज़ थोड़ी बदली और बाहर आ गई। मेरे सांस फूली हुई थी। किसी को नहीं पता था कि मैं यह सुनकर आई हूँ।
मैं जल्दी से कपड़े बदले और माली बाबा से पूछा, इसका पता तो नहीं चला? क्योंकि कहा, नहीं, चैन का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने इतना सब कुछ पता कर लिया था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला था। मैं अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मैंने उन्हें कॉल करने की, लेकिन कहीं बिजी थे। जब वे घर आए, मैंने उनसे कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने अपने पति को सारी बात बताई तो वे बिल्कुल हैरान रह गए और उन्होंने घर में सबको यह बात बताई और शुभम की माँ को भी बताई। वह दूसरे घर में रहती थी। मेरी माँ यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसके बाद शुभम को बुलाया गया। जब शुभम घर आया तो उसने कहा, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और दादाजी को यह बात पता है, बल्कि शायद आप लोगों को एक और बात नहीं पता। वह यह है कि दादी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी थी और वसीयत भी लिखती है कि वह इस दुनिया में रहे या ना रहे, हमारी शादी होगी। वह तो इस लड़की के चक्कर में पागल बना बैठा था। वह कभी कभी हमारे घर आ जाया करता था क्योंकि वह उनके साथ काम करता था, इसलिए खाना खाने हमारे घर पर याद आता था। शुभम बहुत मेहनती लड़का था और सोचते भी कि हमारी बेटी की शादी से हो जाए, लेकिन इसने तो नौकरानी को पसंद कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। घर वालों ने भी इसकी हम एक नौकर से शादी करोगे, तुम पागल हो गए। उसने कहा, वह नौकर है तो मैं क्या हुआ, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। दादाजी मेरे साथ हैं। यह भी जानकर ससुर जी से मिल गया और ससुर ने अगले ही दिन ऐलान कर दिया कि कल इनका विवाह होगा। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसका विवाह कल ही हो जाएगा। माँ बेचारी रोकते हुए गई और हमारी आंखों के सामने उसकी शादी हो गई और घर भी खूब सजाया गया। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह थी, ससुर जी का अचानक से देहांत हो गया। हम सब भी उदास थे, लेकिन एक खबर ने और ज़्यादा परेशान कर दिया कि जायदाद का एक बड़ा हिस्सा रानी और शुभम के नाम कर गए थे। हम सब परेशान थे क्योंकि हमारे घर का अंदर ही बंदा एक सब चीज़ में मिला हुआ था। जब हम भी सोचते कि काश हमने अपने ससुर को समझाया होता, इसने इनकी खिदमत की होती। अगर हम भी इनके पास बैठने उनका दिल बहलाते तो उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी ही गलती है, लेकिन रानी और शुभम इतना बड़ा सा हिस्सा लेकर अपने घर चले गए। बाकी जायदाद में से हमें इतना ही मिला कि जितना हमारा गुजारा चलता रहा। शुभम और रानी दौलत लेकर ऐसे गायब हुए जैसे किसी और देश में रहते हो। ना वह हमसे मिलने का बात करते और मेरे पति की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। वह इसी कमरे में रहते जहाँ ससुर जी रहते थे और मैं उनका ख्याल रखती और उन्हें बातें भी करती। वह कहते, पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस बात का हमेशा दुख रहेगा और पूरे ख़ानदान को याद रहेगा कि इस ख़ानदान में एक रानी नाम की नौकरानी आई थी और सबका दिल दहला कर चली गई थी। अब हमें नहीं पता वो लोग कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और अपने बड़े बुजुर्गों की हमेशा मदद करते रहिए क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।